गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। हमारा टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके बारे में हम बताएंगे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कोई भी कंपनी होती है, वो ये देखती है कि उसके कंपनी में कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है। इनफ्लो और आउटफ्लो को बताती है, उसे बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हर साल बनता है, वो भी 4 बार एक साल में क्वार्टरली बनता है कि बाहर से कितना इन्वेस्टमेंट आया है, यहाँ से कितना गया है। तो इन सब के बारे में बताना ही कैश फ्लो स्टेटमेंट कहलाता है। अब ये किसके लिए कंपलसरी होता है? तो ये कंपलसरी होता है जो लिस्टेड कंपनी होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके लिए कंपलसरी होता है। और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता है। मैंने बताया ना कि एक साल में 4 बार बनता है, एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो हर 3 महीने या फिर 90 डेज में एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। और इसी का अपोजिट होता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट लॉन्ग टर्म होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शॉर्ट टर्म होता है। अब इसके कुछ मेथड्स होते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को कैसे देखा जाता है। तो 3 तरीके की एक्टिविटी होती हैं। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरे नंबर पे होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है ये रेवेन्यू के बारे में बताती है। रेवेन्यू की स्पेलिंग रख लिखी इसमें, REVENUE, ये होती है रेवेन्यू की स्पेलिंग। तो ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर, कितना कितना हमारे पास रेवेन्यू आया और कितना खर्चा हुआ, उसके बारे में ये बताता है कि कितना आय आई, कितने हमारा खर्चा हुआ। उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्ट मतलब कि फिक्स्ड एसेट्स के बारे में बता रहा है, लॉन्ग टर्म एसेट्स के बारे में, कि लॉन्ग टर्म एसेट्स में क्या कमी या फिर क्या कटौती आई है, उसके बारे में बताता है। उसे बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी का मतलब होता है कैश नीड फ्रॉम इन्वेस्टर एंड क्रिएटर्स टू सस्टेन एंड लॉन्च देयर बिजनेस। इसका मतलब होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या बताता है कि आप इन्वेस्टर या फिर क्रिएटर से कितना पैसा मांग रहे हो ताकि आप अपने बिजनेस को अच्छे से चला सको। तो ये 3 तरीके की एक्टिविटी हो गई। पहली होती है रेवेन्यू जनरेट करने की, दूसरी होती है इन्वेस्टमेंट की जो बताती है कि एसेट हमारी लॉन्ग टर्म एसेट बढ़ी है कि घटी है, तीसरी होती है कि कितना पैसा हमने मांगा है बाहर इन्वेस्टर से, उसे बोलते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाता है? पूछ देगा जैसे इंटरिम डिविडेंड ये किस कौन सी एक्टिविटी में आता है, पूछ देगा रॉयल्टी फीस कमीशन कौन सी एक्टिविटी में आता है, डेप्रीसिएशन कौन सी एक्टिविटी में आता है, लोन रिसीव्ड किस में आता है, सेल परचेज फिक्स्ड एसेट्स किस में आती है। तो ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी एक्टिविटी में होगा। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। आपको ये ट्रिक याद रखनी है बस, इतनी छोटी सी ट्रिक है। लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट प्रपोज्ड डेप्रिसिएशन लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन, रॉयल्टी फीस कमीशन नगद खरीद बेचकर सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया। तो ट्रिक क्या है? इंटरेस्ट प्रपोज्ड डेप्रिसिएशन लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन, रॉयल्टी फीस कमीशन नगद खरीद बेचकर सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया। तो देखो, इंटरेस्ट प्रपोज्ड डेप्रिसिएशन, तो इंटरेस्ट है। ठीक, तो इंटरेस्ट का मतलब कहाँ कहीं लिखा है इंटरेस्ट? आप जरा देखो, कहीं पर भी इंटरेस्ट लिखा है? तो आपको ये दिख जाएगा कि इंटरेस्ट कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट लिखा हुआ है और देखो यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट एंड इनकम एक्सपेंसेस, तो पहला आ गया इंटरेस्ट, आ गया देखो आई से इंटरेस्ट आ गया। अब प्रपोज्ड, तो प्रपोज्ड, देखो डेप्री वो जो हमारा डिविडेंड होता है वो दो तरीके का होता है, एक इंटरिम होता है, एक प्रपोज्ड होता है। तो जब प्रपोज्ड लिखा हो तो मतलब समझ जाओ इंटरिम भी होगा। तो इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड हो गया। फिर डेप्रीसिएशन, तो ये देखो डेप्रीसिएशन यहाँ पर दिया हुआ है। फिर लिखा है लॉस एसेट्स होकर, लॉस एसेट्स मतलब कि लॉस ऑन एसेट्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये दिया है लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन। तो प्रोविजन लिखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स, तो ये प्रोविजन हो गया। फिर आगे लिखा है रॉयल्टी फीस कमीशन, तो देखो रॉयल्टी फीस कमीशन ये आ गया। नगद खरीद बेच, नगद खरीद बेच का मतलब होता है कैश परचेज और कैश सेल, तो ये देखो लिखा है कैश परचेज कैश सेल, ये हो गया। फिर सप्लायर, सप्लायर मतलब सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया, पेमेंट किया। अब जरा देखो, अब एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो यहाँ लिखा है पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, ये ट्रिक है। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आप एक चीज और याद रखिए कि ये तो आपको याद हो गया। ठीक है, ट्रिक क्या थी हमारी कि इंटरेस्ट प्रपोज डेप्रिसिएशन लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन, रॉयल्टी फीस कमीशन नगद खरीद बेचकर सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया।
ये ट्रिक हो गई। अब इसके साथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आप ये याद रखिए, TIPP, टिप। टिप हो गया। इसके बाद फिर आप याद रखिए चाइल्ड, CHILD। तो टिप और चाइल्ड कैसे? टिप, टिप से हो जाएगा टी से, टी से हो गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, टी से। आई से हो गया इंटरिम डिविडेंड, पी से हो गया प्रपोज डिविडेंड, पी से हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स एंड लोन। फिर हाई, तो हाई से हो जाएगा, सॉरी चाइल्ड, फिर चाइल्ड से हो जाएगा CHILD। तो देखो चाइल्ड, सी से हो जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स या कस्टमर। डेटर कस्टमर एक ही बात होती है, कलेक्शन या फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर या फिर कस्टमर। एच पे हो जाएगा, एच पे हाई, हाई मतलब रॉयल्टी फीस कमीशन। आई पे हो जाएगा इंटरेस्ट एंड इनकम एक्सपेंस। एल से हो जाएगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और डी से हो जाएगा डेप्रीसिएशन। इसके अलावा जो बचा है कैश सेल और परचेज और पेमेंट टू सप्लायर एंड एम्प्लॉय, ये बचा हुआ था तो इसे लिख दिया। तो देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, फिर एक प्रोविजन फॉर लोन एंड टैक्स, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर, और फिर इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस और हाई रॉयल्टी फीस कमीशन। ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताता हूँ। एक प्रोविजन फॉर लोन एंड टैक्स, और ये हो गया, और लॉस ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन, और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो ये है कैश सेल और कैश परचेज किसमें आता है, एक कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो इसे याद रखने के बस यही ट्रिक है अच्छी सी, कि इंटरेस्ट प्रपोज डेप्रिसिएशन, लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन, रॉयल्टी फीस कमीशन नगद खरीद बेचकर सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया, और ऊपर थी क्या टिप, TIPP। टी से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, आई से इंटरिम डिविडेंड, पी से प्रपोज डिविडेंड, और पी से प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका बाद फिर चाइल्ड, CHILD। फी हो जाएगा कलेक्शन या फिर रिसीव फ्रॉम डेटर्स। एच से हो जाएगा हाई रॉयल्टी फीस कमीशन। आई से हो जाएगा इंटरेस्ट एंड इनकम एक्सपेंस। एल से हो जाएगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। और डी से हो जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर नगद खरीद बेचकर सप्लायर को पेमेंट किया, तो नगद खरीद मतलब कैश सेल और कैश परचेज, और सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया तो ये हो गया। तो हमारी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो इतना आप याद कर लो, तो इसी के अंदर आ जाता है क्वेश्चन कि कौन सा आपको दे प्रोविजन फॉर टैक्स की कौन सी एक्टिविटी है, तो आप बता दोगे तुरंत अगर ट्रिक याद है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। अब फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब होता है इंक्रीज या फिर डिक्रीज लॉन्ग टर्म एसेट्स। मतलब कि वो एसेट्स जो लंबे लंबे समय के लिए होती हैं, वो उनमें बढ़ोतरी हुई है या फिर कमी हुई है। तो इसकी ट्रिक है, इडली सी खानी थी, इसके लिए इंटरेस्ट डिविडेंड लोन तीनों को रिसीव किया, एसेट को खरीद बेचकर इंटेंजिबल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट खरीद बेच किया। ये ट्रिक थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज लॉन्ग टर्म एसेट्स। इडली सी खानी थी, तो इडली स्पेलिंग होती है IDLI, इडली सी मतलब SI। तो देखो इडली सी खानी थी, आई से हो गया इंटरिम डिविडेंड, सॉरी आई से हो गया इंटरेस्ट रिसीव्ड, डी से हो गया डिविडेंड रिसीव्ड, एल से हो गया लोन रिसीव, आई से हो गया इन्वेस्टमेंट मतलब कि सेल या परचेज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और SI सी से हो गया सेल या परचेज फिक्स्ड एसेट्स। आगे तो ये थी इडली सी खानी थी, इसके लिए इंटरेस्ट डिविडेंड लोन तीनों को रिसीव किया, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और लोन रिसीव्ड, ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। फिर आगे लिखा है एसेट को खरीद बेचकर। एसेट को खरीद बेचकर मतलब कि एसेट हमने परचेज की और सेल की है। तो देखो सेल या परचेज फिक्स्ड एसेट्स ये भी आ गई। इंटेंजिबल एसेट्स, तो इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गई। एसेट्स में इन्वेस्टमेंट खरीद बेच किया, तो इन्वेस्टमेंट मतलब कि परचेज या सेल्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो देखो सारे आ गए। पहली टिक थी इंटरेस्ट प्रपोज डेप्रिसिएशन, लॉस एसेट्स होकर बना प्रोविजन, रॉयल्टी फीस कमीशन नगद खरीद बेचकर सप्लायर और एम्प्लॉय को पेमेंट किया। फिर इसके बाद आ गया सेकेंड ट्रिक थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की, इडली सी खानी थी, इसके लिए इंटरेस्ट डिविडेंड लोन तीनों को रिसीव किया, एसेट को खरीद बेचकर इंटेंजिबल एसेट्स और में इन्वेस्टमेंट खरीद बेच किया। तो पहले में था टिप, TIPP, फिर चाइल्ड, यहाँ पे था इडली सी, तो IDLISI, तो इडली सी। ये दो ट्रिक हो गई। अब इसमें पूछ सकता है, जैसे पूछ देगा लोन रिसीव किस में आता है, तो आपको दिमाग होगा, ट्रिक देखोगे तुरंत लोन रिसीव पता चल जाएगा।
पूछ देगा परचेज या फिर सेल्स फिक्स्ड एसेट्स किस में आता है, तो यहाँ पर आता है। इंटेंजिबल एसेट्स किस में आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है। बस ऐसे ही करना था ये। इसका तीसरी आती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। मैंने बताया था पहले, तो पहली ट्रिक थी हमारी, थी वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो रेवेन्यू जनरेट के बारे में बताती है कि रेवेन्यू आया कितना कम हुआ। और दूसरी थी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बताती है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स बढ़ा है कि घटा है। अब आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये बताता है कि आपको कितने पैसे की जरूरत है ताकि आप नया बिजनेस चला सको या फिर जो चल रहा है बिजनेस को सही तरीके से चला सको। तो कैश नीड फ्रॉम इन्वेस्टर या फिर क्रेडिटर टू सस्टेन एंड लॉन्च देयर बिजनेस। अब इसके लिए क्या ट्रिक है, तो इसके लिए ट्रिक है ट्रेजरी स्टॉक खरीद और बेच के लिए इशू शेयर बैंक में ओवर लोन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ, वरना शेयर की फुल पेमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बाद। ट्रिक थोड़ी कठिन लग रही होगी लेकिन इसे आपको 10 बार जब पढ़ोगे अपना सरल लगने लगेगी। ट्रेजरी स्टॉक खरीद और बेच के लिए इशू शेयर बैंक ओवर लोन सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ, वरना शेयर की फुल पेमेंट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बाद। तो पहला लिखा है ट्रेजरी स्टॉक खरीद और बेच, मतलब कि ट्रेजरी स्टॉक खरीद और बेच का मतलब है परचेज एंड सेल ट्रेजरी स्टॉक हो गया। फिर बेच के लिए इशू फेयर, इशू फेयर मतलब कि इशू की हमने फेयर एंड डिबेंचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइनेंशियल एक्टिविटी में इशू फेयर या फिर डिबेंचर आता है। फिर इशू फेयर के बाद लिखा है बैंक में ओवर, तो बैंक में ओवर मतलब कि बैंक ओवरड्रॉप, तो बैंक में ओवर बैंक ओवरड्रॉप हो गया। फिर लोन, लोन का मतलब है लोन टेकन या पेमेंट हो गई। फिर लोन क्या, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के साथ तो यहाँ आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इंक्रीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया। फिर आगे लिखा है वरना फेयर की फुल पेमेंट, फेयर की फुल पेमेंट, तो फेयर फुल पेमेंट मतलब कि जब आप किसी शेयर की पूरी पेमेंट करते हो मतलब आपने उसको बाई बैक किया, बाई बैक को हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन। तो रिडम्पशन ऑफ फेयर मतलब कि वरना फेयर की फुल पेमेंट, तो फुल पेमेंट मतलब रिडम्पशन ऑफ फेयर इसमें आता है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड के बाद, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड इसमें होता है। देखो पहले जो हमारा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी, उसमें क्या करते थे, तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड उसमें हम लोग लिखते हैं। फिर आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को रिसीव करते हैं। और फाइनेंशियल एक्टिविटी में हम लोग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को पे करते हैं। तो तीनों चीज आपको याद है कि कहाँ कहाँ पे हमारा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आता है। अब इसके लिए कुछ और कंडीशन, ये इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब क्या आता है, वो मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे अगले पेज में लिखा हुआ है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, लिखा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में कि क्या होता है, ये हर क्वार्टर में बनता है, इसमें जोखिम बहुत कम होता है, ये अत्यधिक तरलता एवं अल्पकालीन निवेश है। मतलब कि ये इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है और ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। अब पहली कंडीशन ये है कि इंटरेस्ट एंड डिविडेंड को कहाँ पर लिखेंगे, तो ये सबसे बड़ी कंडीशन होती है। तो देखो दो तरीके की फर्म होती है, एक होती है फाइनेंशियल फर्म जिसे बोलते हैं वित्तीय संस्था, एक होती है नॉन फाइनेंशियल फर्म। तो जो फाइनेंशियल फर्म होती है उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड उसमें भी आता है और नॉन फाइनेंशियल फर्म में भी आता है। लेकिन फाइनेंशियल फर्म जो होती है उसमें आती है हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी आती है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट और डिविडेंड को रिसीव करते हैं। और बाकी नॉन फाइनेंशियल फर्म होती है तो उसमें आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये आता है दोनों। तो इन्वेस्टिंग में हम लोग रिसीव करते हैं और फाइनेंशियल में पे करते हैं, पेड करते हैं इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। तो यही एक मेन कंडीशन होती है जो लोग कंफ्यूज करते हैं। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड तीनों में आता है। तो अगर फर्म वित्तीय संस्था या फिर फाइनेंशियल फर्म है, तो जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड को रिसीव करके दिखाते हैं। नॉन फाइनेंशियल या तो गैर वित्तीय संस्था है, तो नॉन फाइनेंशियल में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग रिसीव करते हैं और फाइनेंशियल एक्टिविटी में पे करते हैं। तो पहला तो ये हो गया। अब नोट में लिखा है, ये इनको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं इनको रट्टा मान लो। ए पॉइंट में लिखा है कि चालू संपत्ति में कमी को संचालन के लाभ में जोड़ते हैं और चालू संपत्ति की अधिकता को संचालन के लाभ में घटाते हैं। तो चालू संपत्ति का मतलब होता है करंट एसेट्स की बात हो रही है कि करंट एसेट्स अगर कम है
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाभ को जोड़ प्रॉफिट में उसको जोड़ेंगे ताकि हम उसको अधिक कर सकें, तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। और जब करंट एसेट्स क्या होगा, ज्यादा होगी, अब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो यही यहाँ पे पॉइंट बता रहा है कि संपत्ति में कमी को संचालन के लाभ में जोड़ते हैं, और जब संपत्ति में अधिकता हो जाती है तो उसे घटा देते हैं। और बी पॉइंट में लिखा है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी, तो संचालन संबंधी क्रियाएं जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करेंगे तो उसमें जो कमी आ रही कैश फ्लो में, वो किस रिगार्ड आएगी, तो जब हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी तो कैश फ्लो कम होगा, इतना आप याद रखो। कैश फ्लो कम होगा जब हमारी करंट एसेट्स बढ़ेगी, और जब हमारी करंट एसेट्स घटेगी तो कैश फ्लो ज्यादा होगा। तो करंट एसेट और कैश फ्लो में अपोजिट रिलेशन होता है। अब करंट लायबिलिटी की बात करते हैं, तो जब करंट लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, तो फ्लो हमारा बढ़ेगा। और करंट लायबिलिटी अगर कम हो जाएगी तो फ्लो हमारा घट जाएगा। तो लायबिलिटी के साथ सीधा रिलेशन है और एसेट के साथ अपोजिट रिलेशन है। तो ये अच्छा पॉइंट है, इसे आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये वाला पॉइंट तो हो गया कि संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में कमी कब आएगी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो में कमी तब आएगी जब करंट एसेट्स बड़ी होंगी, या तो करंट लायबिलिटी कम होगी, उस टाइम कैश फ्लो में कमी आएगी। इसके अपोजिट में क्या होगा कि जब करंट एसेट्स हमारी कम होगी तो कैश फ्लो ज्यादा होगा, और करंट लायबिलिटी ज्यादा होगी तब कैश फ्लो ज्यादा होगा। फिर सी पॉइंट में लिखा है कि रोकड़ तुल्य मद है। रोकड़ तुल्य का मतलब होता है कैश इक्विवेलेंट कौन होगा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा कैश इक्विवेलेंट होता है। और ट्रेड ट्रेड व्यापारिक प्रपत्र जिसे बोलते हैं हम लोग, ट्रेड फॉर्म कह दो या तो व्यापारिक प्रपत्र कह दो, तो वो हो, या तो ट्रेजरी बिल हो, ट्रेजरी बिल, ये सब कैश के इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। ये तीनों चीजें याद रखिए। अब एमसीक्यू कुछ दिए गए हैं, इनको जरा ध्यान से बताते हैं हम। देखिएगा एमसीक्यू, पहले क्वेश्चन में लिखा है संचालन क्रियाओं से लाभ की गणना करते समय शुद्ध लाभ में किसे पुनः जोड़ा जाएगा। तो देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में अगर प्रॉफिट की गणना करनी है, ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट की गणना करनी है, तो हम ये तीनों चीजों को जोड़ते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। गुडविल, डेप्रिसिएशन, स्थायी संपत्ति में जो हानि आई, ये सब हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो ये तीनों चीजें हम को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि आप ये याद रखो, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रॉफिट अगर हमको फाइंड आउट करना हो, जब फाइंड आउट करना हो प्रॉफिट हमारा दिया ना हो, तो उसको हम लोग जोड़ते हैं, और जब प्रॉफिट गिवन हो तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ प्रॉफिट हमको ज्ञात करना है, गणना करनी है, इसलिए हम लोग इन सभी को जोड़ेंगे पुनः। लिखा है ना नोट करके, जब प्रॉफिट फाइंड आउट नहीं है तब की बात है कि सीधे आने पर लॉस माइनस करते हैं, जब जब हमको प्रॉफिट ज्ञात करना हो। जब प्रॉफिट हमारा दिया हो तो हम लोग माइनस करेंगे सीधे आने पे, और जब ना दिया हो तो उल्टा आने पे उसको प्लस करते हैं। फिर क्वेश्चन दिया है संचालन संबंधी क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का उदाहरण है। तो संचालन संबंधी क्रिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कब होगा, जब हम स्टॉक को परचेज करेंगे, तो जब परचेज करेंगे तो पैसा हमारे पास से जाएगा, तो फ्लो हुआ है। यहाँ बोल रहा है मशीन का क्रय, मशीन हमने नगद खरीदी कि उधार, ये पता ही नहीं है। अंश नगद खरीदे उधार, ये अंश हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता ही नहीं, ये हमारा आता है फाइनेंशियल एक्टिविटी में। मशीन भी नहीं आएगी, फिक्स्ड एसेट्स में आएगी। इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा, तो ये बचा ये हो जाएगा फी। फिर लिखा है क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कि निम्न में से कौन सा रोकड़ प्रवाह का प्रयोग नहीं है। रोकड़ प्रवाह मतलब कि किसको हमने यूज किया है कैश में, कौन नहीं यूज है। तो देखो, स्टॉक में वृद्धि हुई है तो माल ज्यादा बना रहे, पैसा यूज होगा, तो ये तो है। फिर देनदारों में वृद्धि, आपने लोगों को उधार माल दिया है तो डेटर बढ़े हैं, तो ये भी है, पैसा जा रहा है। और प्राप्त बिलों में वृद्धि, प्राप्त बिलों में वृद्धि मतलब होता है कि माल बहुत बिच रहा है, ये भी सही है। लेनदारों में वृद्धि का मतलब होता है आप उधार माल ले रहे हो, यहाँ पे फ्लो नहीं हुआ है। अगर जब आप लेना लोगे तब होगा, तीनों से पैसा जा रहा है, इससे पैसा आ रहा है, तो ये डी आंसर इसका हो जाएगा, जिसमें यूज नहीं होगा क्योंकि अलग है तीनों से। ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट था। अब आप इसे एक दो बार जब पढ़ेंगे अच्छे से तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, ये काफी आसान है कैश फ्लो स्टेटमेंट।
पहला जो लिखा था ऑपरेटिंग एक्टिविटी की याद रखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की याद रखो, फिर फाइनेंशियल एक्टिविटी की याद रखो, और ये 4-5 पॉइंट याद रखो। बस कैश फ्लो स्टेटमेंट खत्म। इससे ज्यादा एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है। आप जब इसे पढ़ोगे, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ एमसीक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो पीडीएफ में होंगे, यानी क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। आप पढ़ोगे तो आपके इसके बाद, ये टॉपिक पढ़ने के बाद एग्जाम में कभी भी आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो फिर ठीक है, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। ओके, बाय बाय।